Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपनी ऑडियंस के लिए हमेशा ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को लाते ही रहते हैं। एक हेल्दी डिजीज फ्री लाइफ जीने के लिए आपको अवेयर करना, आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज एंड व्यूज को आपके सामने लाना हमारा एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम पूरे देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल। Today on our AIDS awareness series, we have Dr. Pratyush Kumar with us. Dr. Pratyush Kumar is a consultant physician with special interest in diabetes and infectious diseases. He has published many research papers on infectious diseases, diabetes, and rural health. He has also presented in many international conferences. He is passionate about rural health and involved with many international organizations for the same. Currently, he chairs Rural Health Group of South Asia, which is Wonka Rural South Asia. He is advisory board member towards Unity for Health and executive member of World Organization of Family Doctors, that is Wonka. It is a privilege to be joining with him today on MediCircle. नमस्कार सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं सर? Thank you for inviting me to this platform and hope to have a good discussion on a very important topic, HIV. Absolutely, sir. तो डॉक्टर प्रत्युष कुमार, आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि what does AIDS stand for? AIDS को होता क्या है, इसके बारे में आप कुछ बताएं डिटेल में। Okay, so look, AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome, but we need to understand why its name is like that. Acquired is because we acquire AIDS with HIV infection. That could be either with sexual transmission or through blood transfusion or from mother to child or with the use of injectable drug users. So these are some of the basic way how it can be acquired. That's why A stands for. Then immunodeficiency. So immunodeficiency stands for that these viruses, when it goes inside your body, it attacks your immune cells. ये आपके इम्यूनिटी को कम करता है और ये धीरे धीरे कम करता है, इसमें समय लगता है। इसीलिए HIV का एड्स में जाना, HIV शुरू का इन्फेक्शन होता है, उसका लास्ट स्टेज एड्स होता है। एड्स में पहुंचते पहुंचते कई महीनों से कई साल लग जाते हैं और जब वहां तक आप पहुंचते हो तो इम्यून डेफिशिएंट हो जाते हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। एंड सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट होते हैं, मल्टीपल डिजीजेस होते हैं। HIV पर से कोई बीमारी कम होती है, लेकिन HIV होने के बाद इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो आपको दूसरी बीमारियां जिसे हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं, ये होता है। इसी को हम लोग कहते हैं एड्स। बहुत ही विस्तृत और सरल शब्दों में बहुत ही अच्छा आंसर, वेरी वेल एक्सप्लेन। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार एड्स हमारे सभी दर्शकों को काफी क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा। सर, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि एड्स के लक्षण क्या होते हैं, चाहे वो HIV पॉजिटिव हो या एड्स में ऑलरेडी रीच कर चुके हो? जी देखो, एड्स तो लास्ट स्टेज होता है और एड्स हम लोग तब कहते हैं जब आपका CD4 काउंट, जो मैंने इम्यून डिफिशिएंसी की जब बात की, तो उसको कैसे मेजर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट जरूरी होता है कि बीमारी कितना है, ठीक, इसका स्टेजिंग क्या है। तो उसके स्टेजिंग स्टेज 1, 2, 3, 4 करके होता है, जो आपके लक्षण और कुछ एड्स डिफाइनिंग इलनेसेस होते हैं कि हाँ, ये बीमारी अगर आती है आपके शरीर में तो ये एड्स होगा। नहीं तो CD4 काउंट जिसको हम लोग मेजर करते हैं, अगर ये 200 से कम है तो आपको एड्स हो सकता है। ये CD4 काउंट इसलिए जरूरी होता है कि जब CD4 काउंट गिरने लगता है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, मतलब दूसरी बीमारियां ज्यादा होने लगती हैं जी। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि HIV पर से जो लक्षण जो आते हैं ना, उसमें कौन सी इन्फेक्शन आपको हुई है उसके हिसाब से ही आपको लक्षण होंगे। जैसे आपको पेट का संक्रमण हो गया है, ठीक, तो उसमें आपको लूज मोशंस होंगे, बार बार डायरिया रहेगा।
अगर आपको चेस्ट का इन्फेक्शन हुआ, चेस्ट का बहुत सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है ट्यूबरकुलोसिस का। ट्यूबरकुलोसिस में बुखार रहेगा, रात में पसीने आएंगे और वजन कम होगा। ये सब खांसी हो सकता है, खांसी में बलगम बाहर आ सकता है, बलगम में ब्लड आ सकते हैं, ये इसके लक्षण होते हैं। शुरुआत में जब एचआईवी का इन्फेक्शन होता है, जो पहला स्टेज में जो हम लोग देखते हैं उसमें गांठों का निकलना होता है। ये गांठ आपके दोनों गर्दन में दोनों साइड निकल सकते हैं, या आपके जो आर्मपिट्स होते हैं, एक्सिला जिसे कहते हैं, या इंग्वाइनल एरिया जो होता है वहां पर निकल सकता है। ये इसको पर्सिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी कहा जाता है, कि मतलब पर्सिस्टेंटली ये काफी दिन तक बढ़ा रहता है और ये एचआईवी के शुरुआती दौर में देखा जाता है। फिर उसके बाद दूसरी इन्फेक्शन होने लगती हैं। इसमें ब्रेन का इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें आपको लंग्स का इन्फेक्शन जैसे टीबी हमने डिस्कस किया, इसके अलावा निमोसिस्टिस जीरोवेसी का निमोनिया होता है जी। अगर हम लोग पेट की बात करें तो पेट में डायरिया होना, पेट में गांठें होना, जिसमें कभी कभी पेट की टीबी भी हो सकती है। कैंसर्स अगर हम लोग मुंह में बात करें तो मुंह में कैंसर्स का होना ये भी बहुत कॉमन होता है। अगर टंग में देखें तो जो कैंडिडा इन्फेक्शन होता है, जिसको व्हाइट फंगस लोग कहते हैं, आजकल ब्लैक फंगस बहुत चला था, तो वो व्हाइट फंगस भी लोग देख सकते हैं कि टंग के ऊपर व्हाइट कोटिंग आ सकती है, या आपके दोनों चीक्स के अंदर व्हाइट कोटिंग आ सकती है, उसको कैंडिडा इन्फेक्शन कहते हैं। ये भी बताता है कि इन्फेक्शन, एचआईवी इन्फेक्शन के चलते आपका CD4 कम हो चुका है। इसके अलावा स्किन का इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, जो फंगल इन्फेक्शन हम लोग कहते हैं, इसमें आपको इचिंग हो सकती है। जो टीनिया का इन्फेक्शन होता है वो देख सकते हैं, जॉइंट्स का दिक्कत हो सकता है। फिर इसके बाद अगर आपको बाल में देखें तो बालों में जो सिबोरिक डर्मेटाइटिस, सिबोरिक कैपिटिस जो होता है वो हो सकता है, जिसमें बहुत ज्यादा डैंड्रफ का निकलना हुआ। बिनाय जिसे हम लोग कहते हैं, इसे टीनिया कहा जाता है, वो सब स्किन के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा मतलब बॉडी का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पे आप एचआईवी की वजह से कोई बीमारी नहीं हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपको लक्षण क्या है, कौन सा ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से इसके लक्षण आएंगे। बट इन जनरल अगर आपका वजन कम हो रहा है, बुखार परसिस्टेंट है, आप मल्टीपल एंटीबायोटिक्स का कोर्स ले लिए हो लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन जो स्किन इन्फेक्शन है वो परसिस्टेंट है, और वजन कम होना, भूख कम लगना, जो जो मैंने कैंडिडा का इन्फेक्शन बताया वैसे हो रहा है, या लंग्स का इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन आ रहा है, ये परसिस्टेंट है, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको एचआईवी का जरूर टेस्ट कराना चाहिए। ऑल राइट, बहुत ही आपने बहुत ही विस्तृत रूप से आपने ये उत्तर जो दिया है, आई एम रियली अमेज्ड। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को ये समझ में आएगा। सर, एड्स को मॉनिटर कैसे करते हैं? बिल्कुल, तो एड्स जो बीमारी जो होती है ये हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन इसके अलावा हमारे बाकी जो सिस्टम जो होते हैं, जो ब्लड का सिस्टम हुआ, किडनी हुआ, लीवर हुआ, हमारे जो नर्वस सिस्टम हुआ, जिसको हाथ पांव में झंझनाहट, सनसनाहट होता है, इन सब चीजों को इफेक्ट करता है। प्लस एचआईवी के मरीज जो रहते हैं, जो दवा खाते हैं, उस दवा की भी अपनी साइड इफेक्ट्स होती हैं, जिसको भी हमें मॉनिटर करना होता है। ये भी एचआईवी एड्स के मॉनिटरिंग का एक हिस्सा होता है। तो सबसे पहले बेसिक मॉनिटरिंग जो आप अपने घर में कर सकते हैं वो होता है कि अपना वजन चेक करना। आप अपना वजन चेक करते रहो, अगर वजन आपका इंप्रूव हो रहा है तो वो अच्छी साइन है। दूसरा होता है कि आपका ड्रग का कॉम्प्लायंस, कि आप जो डिब्बा में जितनी गोली 100 दिन की मानो आप गोली लेके जा रहे हो, तो 100 दिन आपने पूरा किया और कोई डब्बे में गोली नहीं बच गई। अगर मानो कोई गोली बच गई है, इसका मतलब है कि आपने दवा मिस किया है। लेकिन कॉम्प्लायंस अगर 90% से ज्यादा रहता है तो अच्छी बात है, हम तो कोशिश करते हैं कि 100% हो। इसके अलावा अगर हम लोग ब्लड टेस्ट की बात करें, कैसे इसको मॉनिटर किया जाता है, तो यूजुअली हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 जांच जो होते हैं वो होता है एक CD4 काउंट और दूसरा होता है HIV आरएनए का वायरल लोड। CD4 काउंट हम लोग हर 6 महीने पे करवाते हैं, और आम आदमी में ये 500 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर ये 350 से कम आता है तो हम लोग इसके लिए
क्वाट्रिमॉक्साजोल प्रोफाइलेक्सिस थेरेपी देते हैं। दूसरी बीमारियों को रोकने के लिए हम लोग दवा देते हैं। और इसके अलावा जो HIV RNA वायरल लोड जो होता है, वो जांच हम लोग शुरू में 6 महीने पे करवाते हैं, फिर 12 महीने पे, उसके बाद हर साल में एक बार करवाते हैं। यूजुअली HIV RNA वायरल लोड एक महंगी जांच है, लेकिन CD4 काउंट और HIV RNA वायरल लोड ये हमारे जितने ART सेंटर्स हैं, जहाँ पे आपको फ्री में HIV की दवाइयां मिलती हैं, वहां पे बिल्कुल उपलब्ध है। इसके अलावा ब्लड की जांच, जैसे हम लोग हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं, लीवर में SGPT की जांच, क्रिएटिनिन की जांच, और इसके अलावा हम लोग पेशाब की यूरिन रूटीन की जांच करते हैं। और जब भी किसी पेशेंट को HIV का संक्रमण होता है, तो हम लोग साथ में ये भी जरूर एश्योर कर लेना चाहते हैं कि साथ में कोई दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो साथ में नहीं है, या ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, लाइक हेपेटाइटिस B, C साथ में तो नहीं है। आपको सिफिलिस, गोनोरिया और दूसरे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की भी हम लोग जांच करके देख लेते हैं कि ये चीजें साथ में नहीं है। और जो लीवर, किडनी, इन सब चीजों की जांच इसलिए करते हैं ताकि ये पता चल पाए कि दवा का भी साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल पे भी अंतर पड़ता है। लेकिन बेसिक, अगर हीमोग्लोबिन, लीवर में SGPT, किडनी में क्रिएटिनिन और यूरिन रूटीन, और 6 मंथ पे CD4 काउंट, और साल में एक बार वायरल लोड, ये जांच अगर आप करा लेते हैं तो इसमें लगभग सब चीजों का कवर हो जाता है। सर, अब तो हम समझ गए कि आप एक डॉक्टर के लिहाज से इसको क्या क्या आप मॉनिटर करते हैं। इसके ट्रीटमेंट को भी आप थोड़ा अगर संक्षिप्त में बताएंगे तो अच्छा लगेगा कि अब एड्स ट्रीटमेंट कैसे होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो एड्स का जो आजकल जो नया ट्रीटमेंट आया है, ट्रीटमेंट में काफी एडवांसमेंट हो चुकी है। पहले हम लोग वेट करते थे कि कब आपका CD4 काउंट कम आएगा तब हम आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन आजकल जो नई गाइडलाइंस आई है वो है कि हिट अर्ली हिट हार्ड, मतलब जितना जल्दी हो, अगर आपको HIV आपको डायग्नोस हुआ, तुरंत HIV की दवा हमको स्टार्ट कर देनी है। और पहले की जो दवाइयां रहती थी उसमें मल्टीपल पिल्स आपको दिन भर में खाने होते थे, 3-4 गोलियां हो जाती थी, तो वो एक बर्डन रहता था। अब जो नई गोली आई है उसमें सिर्फ एक गोली खाना रहता है। पहले की जो गोली जो थी TLE चलता था कुछ साल पहले, इसमें टिनोफोविर, लाइमिवुडिन और इफाविरिन का कॉम्बिनेशन रहता था, जिसमें इफाविरिन जो रहता है उसके चलते रात में भयानक भयानक सपने आते हैं पेशेंट्स को, तो उसके चलते बहुत सारे पेशेंट्स दवाइयां छोड़ भी देते थे। लेकिन अब कुछ महीनों से गवर्नमेंट ने नई दवाई भी ला दी है, उसको हम लोग TLD कहते हैं, इसमें टिनोफोविर, लाइमिवुडिन और डॉलुटाग्राविर का कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही बढ़िया दवा है। इसमें सिंगल टैबलेट आपको 1 दिन में लेनी होती है, और ये दवा से जो न्यूरोसाइकेट्रिक जो कॉम्प्लिकेशंस होते थे वो इसमें नहीं होते हैं। और इसका फायदा ये है कि आप आसानी से ले सकते हैं, दिन में एक बार लेना है, आप अपना टाइम फिक्स करके उसे ले सकते हैं, बस आप इसको रेगुलरली कंटिन्यू कर सकते हैं। ये दवाइयां हम लोग पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में भी देते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका निडल स्टिक इंजरी हो जाता है, काफी हमारे डॉक्टर्स हैं जो ऑपरेशन करते हैं, उनका निडल स्टिक इंजरी हो जाता है, तो उस समय रिकमेंडेड है कि अगर आपको, या आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किए हो और आप 72 घंटे के अंदर अगर आप हमसे आके मिलते हो या किसी भी नियरेस्ट ART सेंटर के पास जाते हो, तो आपको पहले तो काउंसलिंग किया जाता है, समझाया जाता है उसका आपका एक्सपोजर कैसा है, इस लायक है कि नहीं कि आपको दिया जाए, क्योंकि दवाओं के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी आता है उनको हमको देना ही, हम लोग को उसका एक्सपोजर भी चेक करना होता है, उसकी सीवियरिटी का भी असेसमेंट करना होता है, और उनको काउंसलिंग भी करना होता है। काउंसलिंग देख के हम लोग 4 वीक्स की ये दवाइयां देते हैं। जो दवाई, जो TLD की हमने बात किया, वो दवाई 4 हफ्ते के लिए दी जाती है। और HIV की जांच जो होती है वो पहला दिन, मतलब डे 0 पे जिस दिन आए उस दिन तो हम लोग करके देखते ही हैं, कहीं पहले से HIV तो नहीं। और फिर इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग जो होती है ये नेक्स्ट 6 मंथ्स तक हम लोग करके देखते हैं। इसके अलावा जो मैंने नॉर्मल जांच बताया था, हीमोग्लोबिन, लीवर, किडनी का, वो जांच भी इनका करके देख रहे हैं। तो ये सब बेसिक ट्रीटमेंट एडवांसमेंट आजकल HIV में काफी हो गया है, जिसके चलते जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं सब नॉर्मल जिंदगी जी पाते हैं।
जी हमारे आपकी तरह बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। और अगर आपका दवा अगर रेगुलर लेते हो तो 6 महीने से साल भर के अंदर आपका वायरल लोड सप्रेस्ड हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके वायरल लोड बिल्कुल निल हो जा रहा है। तो अभी की जो नई गाइडलाइंस आई है वो कहती हैं कि अगर वायरल लोड निल हो गया है तो आप बीमारी को फैला नहीं सकते हो। इवन दे कैन हैव रिलेशन विद देयर वाइफ विदाउट यूज ऑफ कॉन्डोम्स, और अपना बच्चा पैदा कर सकते हो जो HIV नेगेटिव होगा। इवन for for couples who are HIV positive, if mother has been started on ART, अगर माँ को हम लोग ART की तीनों टैबलेट अगर दे देते हैं तो भी बच्चों में HIV का रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो ये सब नई एडवांसमेंट आई है, जब हम लोग जो स्टिग्मा जो जुड़ा हुआ था HIV के साथ उसको हम लोग दूर कर सकते हैं और HIV के पेशेंट्स बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं और उनको कोई वैसी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं जैसे पहले होता था दवाओं के साथ। दवाओं के भी कॉम्प्लिकेशंस रहते थे, HIV का भी कॉम्प्लिकेशंस रहता था। वो आजकल की जो नई दवाइयां जो आई हैं उसके चलते बहुत हद तक कम हो गया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रत्युष, आपने इतने अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दी है, बहुत ही सुलझे और आसान शब्दों का चयन करते हुए, और इतना अमूल्य समय हमें दिया, इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। इस सब के लिए मैं पूरी मेडिसर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।